क्या है आपका नॉर्मलता, यानी नॉर्मैलिटी क्या है। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं? तो 1 लीटर बिलियन में, यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है, यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है वही उसकी क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। तो क्या लिखेंगे? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, ठीक है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे? फार्मूला। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी? यानी विलयन की नॉर्मलता, तो क्या लिखेंगे? विलेय का क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी बटे, कह रहा है आयतन होगा, बटे क्या हो जाएगा? 1 लीटर है यानी विलयन का आयतन, विलयन का क्या होगा? आयतन। किसमें? कह रहा है लीटर में। किसमें हो जाएगा आपका? लीटर में। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या है? विलयन का आयतन क्या कहलाता है? नॉर्मलता। सिंपल सा बात है। विलयन, ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है भाई? नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ये हमें समझ में आ गया। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे? ये हमें कैसे आएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या? तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा। देखिए विलेय का, देखिए ये ग्राम है, ग्राम को क्या लिखेंगे? द्रव्यमान या भार। तो ऐसे लिख सकते हैं विलेय का भार, विलेय का भार, और ये जो तुल्यांकों की संख्या है उसको नीचे कर दीजिए, है ना। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या। क्लियर हुआ? अब तुल्यांकों की संख्या को हम EB से लिखेंगे। E मतलब तुल्यांकों की संख्या यानी इक्विवेलेंट नंबर, और B मतलब होता है विलेय। क्लियर हुआ? और यहाँ पर विलेय के लिए हम WB यानी विलेय के भार के लिए हम WB लिखते थे, गुणे। अब क्या होगा? ये विलयन का आयतन होगा, तो यहाँ लिखेंगे आप विलयन का जो है आयतन, ये B हो जाएगा और ml हो जाएगा। अब लिखेंगे 1000। तो अगर ml में ले रहे हो विमल में, तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1000 से गुणा कर लेंगे। अब बात ये आती है, यानी n बराबर हमें मिल गया W/EB, ठीक है, गुणे V। अगर ml में रहेगा तो यहाँ 1000 से गुणा ज्ञात कर लेंगे। ये हमें एक फार्मूला मिल गया। अब यहाँ फिर प्रॉब्लम है कि भाई ये तुल्यांकों की संख्या कैसे आएगी, है ना। तो तुल्यांकों की जो संख्या जो आएगी वो कैसे आएगी? तो तुल्यांकों की जो संख्या होती है, तो क्या लिखेंगे? विलेय के तुल्यांकों की संख्या या किसी के तुल्यांकों की संख्या। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की जो संख्या होती है यानी E, उसके बराबर क्या लिखते हैं? तो लिखेंगे अणुभार, यानी जिस पदार्थ का निकालना होगा उसी का अणुभार लेंगे, ठीक है। तो विलेय का जो है अणुभार, विलेय का अणुभार बटे क्या लिखेंगे? संयोजकता। क्या लिखेंगे भाई? संयोजकता। क्लियर हुआ? या संयोजकता के जगह पे
संयोजकता के जगह पे और क्या लिखा जा सकता है? तो संयोजकता की और जगह पर लिख सकते हैं अम्ल की क्षारीयता। अम्ल की क्षारीयता लिखा जाता है, या अम्ल की यानी या क्षार की अम्लता। क्षार की अम्लीयता, क्षार की क्या हो जाएगी? अम्लीयता। क्लियर? अब फिर दिमाग खराब हो गया कि भाई ये संयोजकता कैसे निकालेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखिए अणुभार तो आप निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके, संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो देखिए संयोजकता कैसे निकाला जाता है। जैसे कह रहा भाई हमारे पास HCl है, तो HCl को अगर आप तोड़ रहे हो तो क्या देगा भाई? H+ देगा और Cl-। तो संयोजकता मतलब होता है कुल धनायनों की संख्या या कुल ऋणायनों की संख्या, किसी एक को लेना है, यानी कुल या तो ऋणायन ले लो, कुल या तो धनायन ले लो। तो यहां पर धनायन कितना है भाई? एक ही है। धनायन कितना है भाई? एक ही है। तो इसके संयोजकता कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। क्लियर? तो अब ये ध्यान में रखेंगे, या ये शब्द क्या आ गया? अम्ल की क्षारीयता, यानी ये है अम्ल, तो अम्ल का क्या निकलता है? क्षारीयता। तो कहेंगे भाई क्षारीयता कैसे पता चलता है? तो देखेंगे कि कितना H+ निकला है। तो अगर H+ जो है जितना ज्यादा मुक्त होगा तो वही उसकी क्या होगी? क्षारीयता होगी। तो अम्ल की जो क्षारीयता यानी HCl की जो क्षारीयता आएगी वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है? या जैसे मान लीजिए H2SO4 ले लिए, तो H2SO4 को अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2H+ में, और SO4 क्या होगा? 2- में। तो ये द्विक्षारिकीय अम्ल है। क्या है? द्विक्षार। इसकी क्षारकता कितनी है? 2 है। तो ये 2H+ दे सकता है। इसका मतलब है कि इस अम्ल की जो क्षारीयता लिखेंगे वो 2 लिखेंगे। ठीक है? अब इन सबको बवाल हटाने के लिए आप खाली याद रखोगे क्या? संयोजकता। संयोजकता कैसे क्या याद रखोगे? कुल धनायनों की संख्या या कुल ऋणायनों की संख्या। तो देखिए धनायनों की संख्या कितनी है? 2, तो संयोजकता हो जाएगी 2। या कह रहे हो धनायन हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऋणायन समझो। ऋणायन कितना है? तो हम कहेंगे ऋणायन तो यहाँ पर कितना है? 2- है, तो संयोजकता भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो संयोजकता हो जाएगा 2। अच्छा ठीक। तो अम्लीयता यानी अम्ल की क्षारीयता कैसे चेक करना है? कितना H दे रहा है? H+ दे रहा है। ठीक है? अब कह रहा है क्षार की अम्लीयता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए अगर हमारे पास NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहां पर आपको यह देखना है कि यह Na+ हुआ और OH- हुआ, तो यह कितना OH- दे रहा है? तो जितना ज्यादा OH- देगा वही उसकी क्या होगी? उस क्षार की अम्लीयता कहलाएगी। उस क्षार की अम्लीयता कहलाएगी। तो NaOH में OH कितना मिल रहा है? 1। तो हम कहेंगे यह जो है क्षार एक अम्लीयता, यानी क्षार की अम्लीयता कितनी है? 1। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता आ गई 1। अच्छा ठीक है। तो कह रहा ना अम्लीयता हमको ना समझ में आ रहा, तब तो कह रहा संयोजकता लगा लो ना, सिंपल सा है। यानी कितना धनायन है? तो कह रहा भाई 1 ही है, तो लगा लो, काम खत्म। या ऋणायन कितना है? तो कह रहा 1 ही है, तो लगा लो, काम खत्म। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो ठीक है। तो क्षार की जो अम्लीयता आएगी वो आएगी 1। तो कह रहा अच्छा ठीक है, एक और एग्जाम्पल हो जाता तो बहुत मजा आ जाता। ठीक है? अब मजा लाएंगे कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मान लीजिए, अब इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो हम कहेंगे Ca2+, और यहाँ पर क्या मिलेगा? तो हम कहेंगे OH-। कितनी संख्या में है? 2। तो जब 2 OH- दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसकी क्षार की अम्लता कितनी हो गई? 2 हो गई। तो क्षार की अम्लता हो गई 2। ठीक है? या आप संयोजकता निकालो, तो संयोजकता में कहा गया भाई या तो धनायन निकालो या तो ऋणायन निकालो। तो धनायन कितना है? 2 है, तो संयोजकता कितनी आ गई? 2। 2 माइनस कितने हैं? 2, तो हम कहेंगे संयोजकता आ गया 2, काम खत्म। इसमें तो इस प्रकार से हम अम्लीयता, क्षारीयता या हमने देखा कि संयोजकता निकाली जाती है। क्लियर हुआ? चलो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है? अच्छा एक बात और, इसका हमें क्या ध्यान में रखना है? ठीक है, इसका हमें निकालना है क्या? यूनिट। ठीक है? तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक यूनिट क्या होगा? तो देखिए ये है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो क्या लिखेंगे? ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक। ठीक है? डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? लीटर। ग्राम तुल्यांक डिवाइड बाय लीटर हो जाएगा। ग्राम तुल्यांक डिवाइड बाय
लीटर हो जाएगा। अच्छा, अब और क्या याद रखना है, अब ये पूछेगा कि क्या भाई जो नॉर्मलता है वह ताप पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, ये पूछ सकता है। तो जो नॉर्मलता होती है उसमें क्या आ गया भाई, आयतन आ गया। क्या आ गया, देखो आयतन। तो अब जब आयतन ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, ताप घटाओगे आयतन घटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ताप का जब परिवर्तन करोगे तो इसकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। तो अगर घट बढ़ रही है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, घट बढ़ जाएगा, यानी नॉर्मलता में परिवर्तन आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो नॉर्मलता में जो परिवर्तन होता है वो ताप बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। हमने दो चीजें देखा, एक मोलरता था और एक नॉर्मलता था, यानी जिसमें आयतन आएगा वह ताप पर निर्भर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये कोशिश करेंगे कि मोलरता और नॉर्मलता आप जरूर याद रखेंगे, और यह जो होता है ताप पर डिपेंड करता है, यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलो ठीक है, ये हमने इसको देख लिया। ठीक है, अब यहां पर अगर देखेंगे एक और थोड़ा रिलेशन याद रखेंगे। ठीक है कि अच्छा, पहले रुक जाइए, इसका एक देखते हैं हम लोग क्या, न्यूमेरिकल। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल आप कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिस रहेगा तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। कह रहा भाई HCl का दशांश तुल्यांकी भार, विलयन के 500 ml में विलेय है, यानी घुला हुआ है। क्लियर। कह रहा है विलयन की भाई नॉर्मलता बताइए, विलयन की नॉर्मलता बताइए। ठीक है, विलयन की नॉर्मलता बताइए, ये पूछा हुआ। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन दिया, कह रहा है एक ये Cl का दशांश है, दशांश मतलब कह सकते हैं 10वां अंश है, किसके, तुल्यांकी भार का। कितने में घुला रहा है, कह रहा 500 ml घुला हुआ है, तो उसकी जो नॉर्मलता है वो क्या होगी। ठीक है, कह रहा हमारे पास भाई क्या है, 500 ml विलयन है। क्लियर हुआ। इसमें कह रहा है कि जो HCl का तुल्यांकी भार आता है E, उसका 10वां भाग, दशांश मतलब 10वां भाग, यानी E/10 हो जाएगा, का भार इसमें घुला हुआ है, यानी E/10 का भार क्या हुआ, HCl का ये भार हो गया। कह रहा है इसमें घुला हुआ है, तो कह रहा है इसकी नॉर्मलता बता दो। तो सिंपल सा बात है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, HCl का तुल्यांकी भार, तो पहले अणुभार निकालना पड़ेगा। तो HCl का अणुभार बराबर क्या होगा, तो कहेंगे H का तो होता है 1 और Cl का होता है 35.5, तो बराबर हो जाएगा 36.5। तो HCl का जो अणुभार आ गया वो 36.5 आ गया। क्लियर हुआ। ठीक, अब कह रहा है HCl का भाई तुल्यांकी भार बता लो। तो तुल्यांकी भार वाला जो अभी हमने फार्मूला देखा, यानी E, तो E बराबर क्या देखे हैं, तो E बराबर हमने देखा कि HCl का क्या है, आपका अणुभार, और बटे क्या लिखना है, तो हम कहेंगे संयोजकता। क्या लिखेंगे भाई, संयोजकता, थोड़ा इजी पड़ेगा। या इसके जगह पर लिख सकते हैं अम्ल की क्षारीयता, अम्ल की क्षारीयता लिख सकते हैं। चलो ठीक है। तो भाई HCl की यानी अम्ल की जो क्षारीयता है उसको हम कैसे समझेंगे, तो कह रहा देखो HCl है बबुआ, इसको तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, फट से, HCl में और H+ में और Cl- में। तो कितना H+ दिया, तो कह रहा भैया 1 दिया। तो जब 1 HCl दिया तो इसकी क्षारीयता भी 1 हो जाएगी, यानी 1 होगी।
और इसमें या हम कहेंगे संयोजकता देखेंगे तो कितना प्लस है, तो कह रहा है 1, या प्लस नहीं समझ पा रहे हो माइनस देखो तो माइनस कितना कह रहा है 1 है, तो हम कहेंगे इसकी जो क्षारीयता संयोजकता हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो देखिए संयोजकता में अगर देखें तो आप प्लस जोड़िए माइनस जोड़िए, लेकिन एक ही जोड़ना है, ऐसा ना करेंगे 1 1 2 जोड़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें एक ही ध्यान में रखना, प्लस या माइनस। अम्ल की क्षारीयता अगर देख रहे हो तो कितना H+ त्याग रहा है इसको देखना, काम खत्म। तो इसका 1 आ गया, तो ये Cl का जो अणुभार आया वो कितना आया भाई 36.5 आया। क्लियर। अब कह रहा है इसकी संयोजकता कितना है, कहेंगे 1, तो बराबर कितना हो गया 36.5 ही हुआ ना, तो ये हो गया आपका तुल्यांकी भार, यानी ई हमें पता चल गया। चलिए ठीक। अब हमें चाहिए विलेय का भार। क्या चाहिए, विलेय का भार। तो विलेय का भार यानी HCl का हमें चाहिए भार। तो भार कह रहा है भाई दशांश है, यानी ई यानी तुल्यांकी भार का 10वां अंश है, तो यानी ई बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, या ई का मान कितना है 36.5 और बटे क्या लिखोगे 10, तो 3.65 हो जाएगा, यानी ये ग्राम आ जाएगा। बोलो आया इसमें, यानी 3.65 ग्राम आ गया। ठीक। अब तो हमें सब कुछ लगभग मिल ही गया है। अब निकालते हैं क्या, नॉर्मलता। तो विलयन की जो नॉर्मलता है या HCl की जो नॉर्मलता है, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे भाई। तो नॉर्मलता बराबर अभी बताया गया कि WB यानी HCl का भार यानी विलेय का भार, विलेय मतलब HCl। मैं बार बार इसीलिए फार्मूला को पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो विलेय का जो है HCl का भार है बटे विलेय का अणुभार, सॉरी विलेय का तुल्यांकी भार होगा, विलेय मतलब HCl का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार यानी E है ना, और गुणे क्या लिखे WB था, और गुणे क्या होगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन है किसमें है, तो देखिए यहाँ 500 ml दिया हुआ है, तो इसको हम ml लिखेंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। चलो ठीक है। अब यहाँ जो HCl का जो भार है वो कितना दिया है, तो HCl का जो भार है वो 3.65 है, और विलेय का तुल्यांकी भार जो दिया है वो 36.5 है, गुणे विलयन का आयतन जो है वो 500 ml है। चलो ठीक। और गुणे क्या लगाओगे 1000 है, गुणा उड़ा दो 2 आ जाएगा। अब इसको अगर आप 0 लिख दें तो डेसिमल हट जाएगा दोनों का, तो हो जाएगा 365 गुणे 2 बटे हो जाएगा 3650। तो हाई बाबुआ उड़ जाएंगे तो नीचे आएगा 1 यानी 10 हो जाएगा, तो 2 बटे हो गया 10 यानी 0.2, यानी कितना आ जाएगा 0.2 नॉर्मल विलयन आपको प्राप्त होगा। ठीक है। फिर भी एक बार अब इसको चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका नॉर्मलता। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब नॉर्मलता से जो संबंधित क्वेश्चन है उसको कैसे लगाएंगे। अब क्वेश्चन जो है आपका इसका दूसरा है, नॉर्मलता का क्वेश्चन आपका दूसरा है। कह रहा है 0.4 ठीक है ग्राम NaOH, ग्राम NaOH जल में घोला गया, जल में घोला गया, ठीक है, और जल मिलाकर, और कह रहा है जल मिलाकर, जल को मिलाकर विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन, कुल आयतन कह रहा 1000 ml कर दिया गया, 1000 ml कर दिया गया, कर दिया गया। तो कह रहा है विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, विलयन की नॉर्मलता
ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को में अगर मैं गिवन लिख दूं तो आप पूरा निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए गिवन क्या क्या दिया गया है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है हमारे पास क्या है भाई, एक विलेन है जिसमें पानी मिला करके कुल 1000 ml कर दिया गया। कितना, सॉरी ये 100 ml है, ये 100 ml कह रहा है 100 ml कर दिया गया। ठीक है, और इसमें मिलाया कितना गया है, तो कह रहा है कि हमारे पास जो है 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड था और इसी को हमने 100 ग्राम यानी ऐसा मिलाया गया, यानी 100 ml विलेन तक मिलाया गया। ठीक है, यानी कह रहा है कि हमने 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, घोला जल में और इतना घोला, ठीक है, इतना जल मिलाया कि उसका आयतन 100 ml हो गया। तो कह रहा है विलेन की भाई नॉर्मलता बता दो। ठीक है, तो इस विलेन की नॉर्मलता क्या होगी, तो गिवन में क्या लिखेंगे, विले बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नहीं समझ में आएगा तो बगल में आप लिख लेंगे इसे विले का जो भार है वो कितना दिया है, यानी WB बराबर दिया है 0.4 ग्राम। क्लियर हुआ, और विलयन का आयतन दिया हुआ है, तो विलयन का आयतन बराबर कितना, V बराबर दिया है 100 ml। अब कह रहा है विलयन की भाई नॉर्मलता बताओ, तो हमें नॉर्मलता के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तुल्यांकी भार। तो यहां लिखेंगे विलयन की, ठीक है, नॉर्मलता, विलयन की जो नॉर्मलता है वो कह रहा भाई वो बता दो कितना होगा। ठीक है, अब चलिए सॉल्यूशन में, तो नॉर्मलता के लिए हमें चाहिए तुल्यांकी भार। क्या चाहिए, तुल्यांकी भार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो हम कहेंगे इसका निकालेंगे भाई अणुभार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार है वो कितना निकालोगे, कह रहा है Na होता है, Na का 23 लिखना होगा तो यहाँ लिख लेंगे Na बराबर 23, लेकिन आपको कोशिश करिए याद रखें ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का कितना है 1 होता है। अब सोडियम का हो गया 23, ऑक्सीजन का हो गया 16 और 1 बराबर कितना हो गया 40, कितना आएगा 40 ग्राम पर मोल आ गया। चलो ठीक, कह रहा भाई तुल्यांकी भार निकालो। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, देखिए तुल्यांकी भार, टेंशन नहीं लेने का, तुल्यांकी भार। अब देखिए यहाँ आप सीखने आए हैं तो ज़्यादा ज़्यादा आप सीखने की कोशिश करिए, ठीक है, कि हम और क्या जान सकते हैं ना। तो कह रहा भाई तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या कर लो, अणुभार ले लो और इसकी संयोजकता। अब देखो संयोजकता कहिए, क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे, या इसे क्षार की अम्लीयता कहिए। क्षार की क्या कहोगे, अम्लीयता कहोगे। क्लियर। अब यहां पे बात आ रही है कि भाई क्षार की अम्लीयता कैसे निकालोगे, तो यहाँ NaOH है, इसको तोड़ लीजिए तो Na प्लस आएगा और प्लस OH माइनस आएगा। तो इसमें कितने OH माइनस निकले, तो कहेंगे ओ कालिया कितने OH माइनस निकले, तो कहें भाई ये एक निकला, तो कहेंगे वही तो है क्षार की अम्लीयता। तो हमें कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार आया वो कितना आया, तो कहेंगे 40, और संयोजकता कितना आया या क्षारीयता कितना है भाई 1, तो बराबर क्या लिखोगे भाई 40। तो कितना आ गया भाई 40 आ गया। ठीक, चलो अब कह रहा है कि विलयन की नॉर्मलता निकाल लो। तो विलयन की जो नॉर्मलता है अब तो निकाल ही लोगे, नॉर्मलता यानी N बराबर क्या हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे विले यानी NaOH। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं NaOH का भार बटे NaOH का तुल्यांकी भार, ठीक है, गुणे विलयन का भाई आयतन, विलयन का आयतन, ये हो गया गुणे 1000। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो भार आया
वो कितना आया, तो कहेंगे ये तो दिया हुआ है 0.4 आया, क्या मतलब है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना है 40। विलयन का भाई साहब आयतन कितना है, कह रहा 100। तो विलयन का आयतन कितना है भाई 100, तो यहाँ 100 गुणे क्या लिखेंगे 1000 है ना। अब 100 से गुणा करोगे उड़ाओगे तो यहाँ 10 बचेगा, 10 का गुणा 0.4 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाय हो जाएगा 4, उड़ाओगे तो आ जाएगा 1/10, उड़ाओगे तो 0.1 आ जाएगा। यानी इसकी जो नॉर्मलता है भाई साहब वो कितनी आ जाएगी 0.1 आ जाएगी। चलिए ठीक है, अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं एक बार और, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार उसको चेक करके देखते हैं, ठीक है। अगर ये आ गया तो आपका नॉर्मलता से संबंधित जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हुआ, चलिए अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं इसे से आप नोट्स बनाते चले जाएंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन जो है अगला क्या कह रहा है, देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है मैं लेके आ रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सॉल्व कर लें। तो कह रहा भाई n/20 है, यानी n/20 मतलब 1/20 नॉर्मलता का, यानी सोडियम कार्बोनेट विलयन, ठीक है, विलयन कह रहा 250 ml बनाने के लिए निर्जल सोडियम कार्बोनेट, बहुत ईमानदार व्यक्ति है ये, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को और क्या कहते हैं, धावन सोडा भी कहते हैं, लेकिन उसमें निर्जल नहीं रहेगा, जल रहेगा। कह रहा सोडियम कार्बोनेट के कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी ये पूछ रहा। क्लियर हुआ। कह रहा भाई साहब क्या करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें बहुत कुछ अभी समझने को आएगा, ठीक है। कह रहा है n/20 मतलब 1/20 नॉर्मलता का विलयन बनाना है या नॉर्मल विलयन बनाना है, ठीक है। किसका, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। कह रहा किस में, तो कह रहा हमारे पास एक भुरकी है जिसको हम रसायन विज्ञान में क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, यानी अनुमापक फ्लास्क ऐसे होता है, और यहाँ मार्क होता है। कह रहा है यहाँ 250 ml लिखा होता है और इसी में हमें भरना होता है। क्लियर। तो कह रहा है इसमें हम सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा मिला दें, कितनी मात्रा हम इसमें मिला दें कि यह जो है यानी 1/20 नॉर्मल का विलयन बन जाए। क्लियर हुआ। यानी 1/20 नॉर्मल विलयन बनाने के लिए जब हम इसको 250 ml, ठीक है, 250 ml सोडियम कार्बोनेट कितना मिलाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो उसी को हमें देखना है। चलिए अब कह रहा है गिवन, पहले लिख लेंगे भाई साहब इनकी प्रोफार्मा, नॉर्मलता है, नॉर्मलता दिया है, तो नॉर्मलता जो है यानी n बराबर कितना दिया है, तो कह रहा भैया 120 है नॉर्मल। क्लियर हुआ। आयतन कितना दिया है, तो भाई विलयन का जो आयतन है, विलयन का जो आयतन यानी V है वो कितना दिया है, तो कह रहा भाई 250 ml है। क्लियर। तो कह रहा भाई इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी ये विलेय है, तो सोडियम कार्बोनेट घोलना है तो Na2CO3। अब इतना ये क्यों परेशान है कि ये निर्जल दे दिया है, क्यों, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं धावन सोडा। क्या कहेंगे हम इसे, धावन सोडा। इसलिए ये कह रहा है भाई इसको नहीं जोड़ना अणुभार में, अगर ये निर्जल नहीं दिया होता तो आपको है लिखना पड़ता 10H2, ये बात ध्यान में रखेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलो ठीक। तो विलेय सोडियम कार्बोनेट का जो है अणुभार निकाल लीजिए। ठीक। तो अणुभार जो है वो कैसे निकालोगे, तो सोडियम का होता है 23 और गुणे हो गया 2 प्लस कार्बन का होगा 12 और प्लस
ऑक्सीजन कितना है 3, तो 3 गुणे हो गया 16, तो 16 तिया 48, 2 50 10 60, ठीक है, और 23 दूनी 46, 106, यानी 106 ग्राम पर मोल हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, तो अब कह रहा है कि भाई अगर आपको नॉर्मलता है तो हमें तुल्यांकी भार की जरूरत पड़ेगी। तो सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार निकाल लें। क्या निकालेंगे? तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार यानी ई बराबर क्या हो जाएगा? तो ई बराबर लिखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का अणुभार बटे, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? संयोजकता। क्या लिखना पड़ेगा? संयोजकता। अब सोडियम कार्बोनेट को अगर तोड़ोगे तो भाई क्या मिलेगा? तो कहेंगे 2 Na+ मिलेगा और CO3 2- मिलेगा। तो संयोजकता आया कितना? तो 2 Na है तो 2 संयोजकता, या 2+ है तो 2 संयोजकता, या 2- है तो संयोजकता हो जाएगी 2। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो इसका हो गया 106 और बटे 2 तो हो जाएगा आपका 53। कितना हो जाएगा? 53 हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आपको नॉर्मलता वाला फार्मूला लगाइए। तो नॉर्मलता जो है यानी n बराबर क्या लिखते हो भाई? तो नॉर्मलता जो है बराबर लिखते हो क्या? तो हम कहेंगे विलेय का भार। तो विलेय का भार मतलब WB है ना। उसके बाद क्या लिखें? तुल्यांकी भार यानी E या EB कह सकते हो इसे, और गुणे आयतन। ये किसमें था? ml में, और यहाँ 1000 यही ना था। तो कह रहा WB मतलब कह रहा है कितने जो है आपको सोडियम कार्बोनेट का भार चाहिए, तो यही ना निकालना था। अब इसको भेज दो इधर। तो WB मतलब कहेंगे सोडियम कार्बोनेट का भार है, यानी WB बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको इधर कर दो तो N गुणे EB हो जाएगा और गुणे V और हो जाएगा ml बटे क्या हो जाएगा भाई? 1000। तो N का जो मान है नॉर्मलता वो तो है 1/20, तो 20 तो गया नीचे, और गुणे E का जो मान है वो भाई है 53, और भाई B का मान जो है वो कितना है? तो जो B का मान है वो है आपका 250, तो यहाँ 250 लिखेंगे, है ना। और नीचे क्या बचा आपका? 1000। तो 25 चौका हो जाएगा 100, यानी 1000 4 हो जाएगा। अब हो गया 20 चौक 80, यानी आपका 53/4। क्लियर हुआ? 20 चौक 80, यहाँ 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 53/80 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.66 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि सोडियम कार्बोनेट की अगर हम 0.66 ग्राम मिला दें, कितना? 0.66 ग्राम अगर हम मिला देते हैं तो वह जो विलयन होगा वह 1/20 नॉर्मल का बन जाएगा। यानी 0.66 ग्राम अगर हमने क्या ले लिया? सोडियम कार्बोनेट को हमने तौल लिया और इसे हमने अनुमापक फ्लास्क में लगा दिया, ठीक है, रख दिया, और इसमें हम क्या कर दें कि सोडियम कार्बोनेट का 0.66 ग्राम हमने लिया और इसमें 250 ml अगर हम पानी मिला दें, जल मिला दें, तो यह जो विलयन बनेगा वह क्या होगा? उसकी नॉर्मलता 1/20 की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/20 की हो जाएगी। ये हमने देख लिया। चलो ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? मोलरता, नॉर्मलता, मोललता से संबंधित जो है हम क्वेश्चंस को चेक करते हैं। अब एक और टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। ठीक है, ये टॉपिक आज मुझे खत्म करना पड़ेगा। रीजन ये है, ठीक है, कि अब जो सांद्रता से संबंधित जो टॉपिक है होगा आपका खत्म। अब हम लोग कल से बात करेंगे राउल्ट का नियम और उधर टॉपिक चालू करेंगे, है ना। तो ये सबसे हमारा काम खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं कि मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। बस 5 मिनट और लगेगा, बस काम खत्म। छोटा सा है, ये कभी कभी पूछता है संबंध व्यक्त करिए। तो मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध
ठीक है, यानी रिलेशन बिटवीन या रिलेशनशिप बिटवीन ठीक है मोलरिटी एंड मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी क्या रिलेशन हो सकता है। चलो ठीक है, अब कह रहा है कि भाई हम जानते हैं, भाई क्या जानते हो, ठीक है हम जानते हैं, क्या जानते हो, तो कह रहा है मोलरता। तो विलयन की अगर हम मोलरता देखें, विलयन की मोलरता बराबर जो होता है यम बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे विलेय का भार यानी विलेय का भार यानी WB, ठीक है WB और बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार और गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये हम देखते हैं। और ये क्या है आपका ml में है और यहाँ 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या लीटर में ही रखो कोई दिक्कत नहीं है, लीटर में ही हम रख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए विलयन की जो नॉर्मलता हमने देखा था उसका फार्मूला क्या है, तो विलयन की जो नॉर्मलता है यानी n बराबर क्या होता है भाई, तो हम कहेंगे विलेय का भार यानी WB बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार यानी E गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब आयतन को किस में लिखोगे, लीटर में। अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 में ये, ठीक है समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर, अब भाग दे दीजिए तो नॉर्मलता हो गया ऊपर और मोलरता हो गया नीचे, ये हुआ। अब देखिए नॉर्मलता बराबर अगर देखेंगे तो क्या है आपका, तो विलेय का भार यानी WB और बटे है आपका विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार यानी E गुणे हो जाएगा भाई विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, बटे अब मोलरता वाला फार्मूला लगा दो, तो मोलरता वाला ऐसे लिखोगे ना, विलेय का भार यानी WB बटे विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार सॉरी विलेय का अणुभार था, तो विलेय का अणुभार, अणुभार यानी MB गुणे क्या होगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें है भाई, लीटर में। अब देखिए ये विलयन का आयतन नीचे, ये भी है नीचे खत्म, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर खत्म, कट गया। अब बचा क्या, तो n बटे m अगर बराबर देखें, ठीक है, तो ये तो चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो विलेय का अणुभार बचेगा, तो विलेय का अणुभार बटे क्या हो जाएगा, विलेय का देखिए तुल्यांकी भार बचा हुआ, ये नीचे आ गया, तो विलेय का क्या लिखेंगे, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, क्लियर हुआ। अब इसमें अगर रिलेशन लिखना होगा तो n बटे m बराबर WB बाई EV, ये एक रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको उड़ाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यही थोड़ा सा बचा हुआ काम खत्म हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं यहाँ पे
अब आगे क्या करना है, तो भाई कह रहा है कि हमारे पास जो मिला फार्मूला वो क्या मिला, तो कह रहा है विलेय का अणुभार बटे विलेय का हमें तुल्यांकी भार मिला। तो ऐसे एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, तो N/m बराबर विलेय का अणुभार है बटे विलेय का तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार है। अब विलेय का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तो हमने अभी देखा कि विलेय का जो है अणुभार ऊपर है वो तो लिख लेंगे, ठीक है, ये है वो तो रहेगा ये। अब विलेय का तुल्यांकी भार बराबर हमने लिखा था विलेय का अणुभार बटे हमने संयोजकता के बारे में बात किया था, किसके, संयोजकता। अब संयोजकता को हम लोग यहाँ जेड से लिखेंगे, किससे, जेड से। विलेय का अणुभार उड़ गया, ये आगे चला गया, तो N/m बराबर हो गया आपका संयोजकता। क्या हो गया आपका, संयोजकता, ठीक है, यानी जेड। यह याद रखेंगे N बराबर हो जाएगा जेड इंटू m, तो हो गया नजम, ऐसे याद रखेंगे, नजम, ऐसे याद रखेंगे नजम। तो ना मतलब नॉर्मलता से, ज मतलब हो गया संयोजकता से, और ये मतलब हो गया मोलरता से। अब कुछ लोग यहाँ n भी लिखते हैं, तो आप n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ बुकों में n भी दिया हो सकता है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये हो गया N बराबर जेड इंटू m, तो नजम हो गया, ठीक है। अब इसी को या तो ऐसे लिख लेंगे कि नॉर्मलता बराबर हो गया संयोजकता गुणे मोलरता, संयुक्ता गुणे मोलरता। ये हमें यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये था उसका रिलेशन था, ठीक है, ये हमने उसके रिलेशंस को देख लिया। अच्छा हाँ जी।